गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट, बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर पहले एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आएंगे जो हमारे कॉन्टिन्यूटी में चलेंगे, वेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 चैप्टर की हमारे पास बेसिकली एक यूनिट है। एक बार स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट अप तो हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। पहला, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा 1947, जो हमें माइंड में रखना है, जो थ्रू आउट द ईयर हमारे साथ चलेगा। सेकेंड ईयर आता है हमारा इंपॉर्टेंट, दैट इज 1991, जहां पे इंडिया के अंदर कुछ हुआ। और थर्ड चैप्टर जो एक्चुअल में हमारे बात करेगा वो करेगा इसके बाद की बात। तीनों चैप्टर की अगर हम बाइफर्केशन की बात करें, पहले चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स एज वी ऑल नो 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो उससे पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एंड 1947 के ड्यूरेशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो बेसिकली चैप्टर 1 हमारे इसकी बात करेगा। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो 1947 मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद और 1991 तक एक्चुअल में इंडिया में क्या चेंजेस आए, क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हमने ऑप्ट करी, कैसे इंडिया डेवलप हुआ, इन सारी बातें करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज 1947 टू 1991। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें वो स्टार्ट होता है आपका 1991 से और जाएगा बिल्कुल आगे तक, दैट आफ्टर 1991 हमारे इंडियन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी लेके आए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1947, जब इनको हम एक्चुअल में लिखते हैं तो इसको हम 1950 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर हम डिकेड के अंदर इसको काउंट करेंगे तो इसको हम 1950 बोलेंगे, और डिकेड के अंदर अगर हम 1990 को लिखेंगे तो दैट विल बी 1991 ओनली। तो ऐसे करके इन चैप्टर की बाइफर्केशन हुई है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, रेज कैसे होता है। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली इंडिया की स्थिति 1947 से पहले और 1947 में क्या थी वो बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल। हमें एक ईयर याद होना चाहिए, दैट इज ईयर 1757, जब हुआ था एक्चुअल में क्या, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, ईयर 1747 में, जिससे एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, हम ब्रिटिशर्स के अंडर हो गए, बेसिकली हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए। तो इस ईयर के बाद हमें बेसिकली याद होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ईयर के बाद एक्चुअल में हमारा कंट्रोल विद आर गवर्नमेंट पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इससे हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, ब्रिटिश की स्थापना होगी कहां पे, इंडिया के अंदर। राइट, तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर क्या करने के लिए थे, बेसिकली ट्रेड करने के लिए, बट उनको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लैप्सेस हैं, बहुत सारी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, एंड ऑब्वियसली इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू यूज द इंडियन इकोनॉमी एज द फीडर इकोनॉमी। अब बात करते हैं फीडर इकोनॉमी की। फीडर इकोनॉमी मतलब जो एक्चुअल में हमें क्या कर सकती है, फीड कर सकती है बेसिकली ब्रिटिशर्स को। उस टाइम की बात करें द ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके बोलते हैं जिसको हम, यूके को एक्चुअल में क्या करेंगे, फीड करेंगे वाया इंडिया, ताकि हम क्या करेंगे, इंडिया से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं या जो भी हमें मिल सकते हैं, जो भी हम अरेंज कर सकते हैं, वो हम सारे लेके जाएंगे कहाँ पे, यूके के अंदर, एंड वी विल सर्व इट एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द यूके। और एक्चुअल में इंडिया को बेसिकली हमने क्या करना है, स्लेव बनाना है, एक्चुअल में स्लेव की तरह यूज करना है। राइट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। एक कंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉलोनी, और एक कंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रूलर। रूलर की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रूलर कंट्री। और कॉलोनी बोलते हैं जो एक्चुअल में किसी कंट्री के अंडर आ गई है, उसको हम बोल देते हैं बेसिकली कॉलोनी। एंड ऑब्वियसली कॉलोनी का खुद में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होते, वो सारे रूलर कंट्री क्या करती है, फ्रेम करती है, और कॉलोनी को वो सारी चीजें माननी पड़ती हैं। जो भी रूल्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स होंगे, जो भी वर्किंग के रूल होंगे, वो सारे के सारे बनाता कौन है, रूलर कंट्री, और कॉलोनी को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सेम वे के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया सो दैट वो उसके ऊपर क्या कर सके, रूल कर सके, रिसोर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो उन्होंने ऑब्वियसली यूज किया, बट ऑब्वियसली बात है व्हेन दे आर रूलिंग आवर कंट्री, तो वो क्या करेंगे, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, सारे रिसोर्सेज का बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे, एंड ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी को वो क्या करेंगे, सर्वाइव करवाएंगे वहां से। राइट, तो फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स, देखो
अगर हाइपोथेटिकली बोलो दैट इज 200 ईयर्स। हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या करा, 200 साल राज किया, बट एक्चुअल में अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो इंडिया ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 190 ईयर्स ही राज किया। तो ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। प्रिसाइजली बोलेंगे तो 190 ईयर्स, अगर हम उसको हाइपोथेटिकली या राउंड ऑफ करके बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 200 साल, अप्रोक्सीमेटली कितने साल, 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। एंड ऑब्वियसली इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो आफ्टर 190 ईयर्स इंडिया को अपनी आजादी मिली। कौन सी डेट को, 15 अगस्त 1947 को। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो इसके बाद इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। वही सेम बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि 1947 से पहले इंडिया की इकोनॉमी में क्या चीजें थी और कैसे चलता था सारा सिस्टम, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट मींस कॉलोनियल रूल के अंदर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। दैट मींस इकोनॉमी डेवलप तो कर रही थी बट ना बहुत पेस पे नहीं थी, बहुत धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप कर रही थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेरस इकोनॉमी की। प्रोस्पेरस इकोनॉमी क्या बोलता है, फुली फली इकोनॉमी। दैट मींस इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम के हिसाब से क्या थी, फली फुली हुई थी। दैट मींस हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे वो हमारे यूज के लिए क्या थे, पूरे थे, पर्याप्त थे, उससे ज्यादा हमें रिसोर्सेज नहीं चाहिए थे। वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। दैट मींस इंडिया वाज इंडिपेंडेंट। हम क्या थे, सशक्त थे, बेसिकली इंडिपेंडेंट थे। जो भी चीजें हमें चाहिए होती थी बेसिकली हम सब कुछ अरेंज कर पा रहे थे। हम किसी और कंट्री के ऊपर आत्मनिर्भर मतलब निर्भर नहीं थे बेसिकली, राइट। सेल्फ रिलायंट थे। दैट मींस हमें किसी और कंट्री की जरूरत नहीं थी। जो भी चीजें हमें रिसोर्सेज चाहिए होते थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम अरेंज कर सकते थे। कहां से, खुद अपनी कंट्री से, राइट। एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी मतलब फली फुली इकोनॉमी थी, ग्रोथ थी, बहुत ज्यादा नहीं थी बट हाँ ग्रोथ थी उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट आता है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, दैट मींस द इकोनॉमी दैट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। बेसिकली हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेसिकली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोला गया, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल एंड approximately about 2/3, that means 2/3, that means approximately 66.67% of the population was dependent on agriculture। उस टाइम पे 66.67%, जिसको हम 2/3 भी बोल देते हैं, इतनी इकोनॉमी हमारी डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वेल नॉन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उस टाइम पे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट माना गया था। ऑब्वियसली हम बात करेंगे मलमल की, हम बात करेंगे बहुत सारे चीजों की, सिल्क की, जूट की, तो वो सारी की सारी चीजें कहां पे थी, इंडिया की फेमस थी। तो इंडिया वाज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट, इंडिया वाज आल्सो नोन एज फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट के अंदर क्या था, एज था। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन भी थे, एटसेट्रा। Handicraft product was enjoyed worldwide by the market due to the reputation of fine quality of material used by the high standard of the craftsmanship। बेसिकली इंडिया का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड में माना गया क्या था, हैंडीक्राफ्ट था। बेसिकली जो सिल्क के कपड़े वगैरह थे, मलमल थे, अभी बात करते हैं उसके आगे, तो वो सारे के सारे एक्चुअल में माने गए थे वर्ल्ड वाइड इंडिया के जो बनाए हुए थे बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। तो बेसिकली बंगाल वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। उस टाइम पे बंगाल भी इंडिया का ही पार्ट था। तो जो हमने अभी हैंडीक्राफ्ट की बात करी वो वेल नोन कहां पे था, हमारा बंगाल के अंदर था ऑब्वियसली, जिसको हम बांग्लादेश भी बोलते हैं आज के टाइम पे, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं मसलिन। मसलिन क्या था, कॉटन फैब्रिक था, प्लेन वेव से बना था। इट इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। बेसिकली कपड़े की क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो एनरिच था कहां पे, बंगाल के अंदर, जिसको माना जाता था, जिसको क्या बोलते हैं, मसलिन। अब उसका बंगाल का नाम क्या चेंज हो गया, बांग्लादेश बोलते हैं जिसको हम, राइट। स्पेसिफिकली इन द प्लेस ऑफ अराउंड ढाका, जिसको हम ढाका बोलते हैं पहले के टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वहां पे वेल नोन था क्या आपका, मसलिन। और मसलिन की बात करते हैं, इसी को हम मलमल भी बोलते थे। देखो आगे देखते हैं एक बार के लिए, डकाई मसलिन, जो ढाका के अंदर बनने वाला मसलिन था उसको हमने बोला डकाई मसलिन। एग्जाम में आ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हैज गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एंड एक्विजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप,
मिडल ईस्ट एंड अदर मार्केट इन 17 एंड 18th सेंचुरी। तो उस टाइम पे एक्चुअल में हम इसका क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वेरियस कंट्रीज में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में एंड अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, अब बोल रहे हैं मसलिन के अंदर जो फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन था ना, उसको हम क्या बोलते थे, मलमल बोलते थे। इट इज कॉल्ड एज मलमल। आज भी काफी यूज करते हैं, हम बोलते हैं मलमल का कपड़ा। तो बेसिकली मलमल उस टाइम पे भी वेरी फेमस था। तो एक्चुअल में मलमल क्या है, मसलिन की जो फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ क्लोथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मलमल। ध्यान रखना। एंड द फॉरेन ट्रेवलर्स वर आल्सो यूज्ड टू रेफर इट एज मलमल शाही। इसको मलमल शाही भी बोलते हैं और मलमल खास भी बोलते हैं, implying that it was worn by or fit for the royalty। बेसिकली उस टाइम पे इसको रॉयल किंग्स जो थे बेसिकली वो उसको यूज करते थे। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके बाद बोल रहे हैं हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब बात कर रहे हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट दैट वाज बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। जो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया, ये उन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड विद मोर ऑफ द प्रोटेक्टिव एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दैट मीन्स उनके बाद जब एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो जो भी पॉलिसीज और रूल रेगुलेशन बनाए गए वो बेसिकली किसके लिए थे, फॉर देयर ओन बेनिफिट। उसमें इंडिया का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं था। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला, चाहे हम बात करेंगे आगे रेलवे की, अगर हम बात करें और बाकी सारी चीजों की बात करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट जरूर मिला, बट डायरेक्टली इंडिया के बेनिफिट के लिए उन्होंने कोई भी पॉलिसी एज सच फ्रेम नहीं करी थी, right? Then with the development of the Indian economy, their policies brought fundamental change in the structure of Indian economy, and obviously उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर में इंडिया के इकोनॉमी के चेंज किया। जैसे वो लैंड लॉ टीनेंट सिस्टम लेके आए थे, बहुत सारे सिस्टम लेके आए थे जो हमें पढ़ने हैं। देयर टू फोल्ड स्ट्रेटजी, टू फोल्ड मतलब दो भाग बोलते हैं बेसिकली, टू फोल्ड स्ट्रेटजी लेके आए इन दिस चैप्टर अंडर द हेडिंग ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक बार पढ़ लेते हैं, पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज। जैसे हम बात कर लेते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, इनको सेटअप करना इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ऑलरेडी जो हमारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है उसको हटा देना या उसको रिमूव कर देना, उसको हम बोलते हैं क्या, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स जब आए, ऑब्वियसली पहली जो पॉलिसी लेके आए वो क्या लेके आए कि हम क्या करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। और हमने भी बात करी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी कहां पे उस टाइम इंडिया में, वो थी टेक्सटाइल के अंदर, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट के अंदर इंडिया की क्या थी, एज थी। उसी को उन्होंने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। बेसिकली क्या कर दिया, जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की उसको उन्होंने खत्म कर दिया, इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। तो इसीलिए बोला गया क्या, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद एक्चुअल में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको हटा दिया। ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे पास रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे लेके जाएंगे कहां पे, यूके के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर सारा हमारा रॉ मटेरियल जाएगा, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कौन आएगा, यूके ही आएगा, राइट। सेकेंडली यूके के अंदर उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी जो एक्चुअल में क्या करती थी, फाइनेस्ट आपका मलमल प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली जो भी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी वो सेटअप होगी कहां पे, यूके के अंदर। अब यूके जब उसको मैन्युफैक्चर कर देगा, फिर वापस भेज देगा किसको, इंडिया को। तो एक्चुअल में इंडिया आपका क्या बन गया, इंपोर्टर बन गया। जो पहले एक्सपोर्ट करता था फाइनेस्ट गुड्स को, अब वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में इंपोर्ट कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, और रॉ मटेरियल को वो क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। इससे फायदा क्या हुआ, यूके का बेनिफिट क्या हो गया, उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, एंड ऑब्वियसली महंगे रेट के ऊपर उसने क्या कर दिया, अपना सामान बेच दिया या डंप कर दिया कहां पे, इंडिया के अंदर। तो एक्चुअल में इंडिया का क्या हो गया, ये डबल लॉस हो गया, राइट। दैट इज द रीजन इंडिया के अंदर वो लेके आए थे सबसे पहली पॉलिसी, जिसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। अब सेकंड वो बता रहे हैं मीनिंग ऑफ कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इसी के अंदर वही सारी सेम चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं। बेसिकली एक कंट्री को हम क्या बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। एक बनती है आपकी क्या, रूरल इकोनॉमी। बेसिकली जो भी बड़ा कंट्री होएगी वो क्या करती है, अटैक करती है किसी भी छोटी कंट्री के ऊपर। अब बट ऑब्वियस बात है, मान लेते हैं एक बड़ी कंट्री है, उसने छोटी कंट्री के ऊपर अटैक कर लिया, तो सारे जो रिसोर्सेज हैं छोटी कंट्री के वो ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय होंगे किसके, बड़ी कंट्री के। तो ऑब्वियस बात है, जो छोटी कंट्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे अब,
कॉलोनी बोल देंगे, और जो बड़ी कंट्री होगी उसको हम क्या बोल देंगे, रूरल इकोनॉमी, राइट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कॉलोनियलिज्म एक टर्म है जो बेसिकली आप क्या करते हैं, जब भी कोई भी बड़ी कंट्री होगी वो क्या करेगी, एक्वायर करेगी छोटी छोटी कंट्रीज को, वो जाएगी छोटी कंट्रीज को एक्वायर करेगी, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉलोनियलिज्म। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर। एक कंट्री क्या बनेगी आपकी, रूलर, एंड रूलर बनेगी हमेशा बड़ी कंट्री या फिर जो अटैक में जीती है उसको हम बोलेंगे क्या, रूलर कंट्री, एंड अदर इज द कॉलोनी। जो छोटी कंट्री होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉलोनी। रूल्स बनाएगा कौन, रूलर कंट्री, कॉलोनी उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी, राइट। The ruling country not only has the political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated countries. तो basically सारी rules and regulation frame करेगी कौन, ruler country. In case of India, the unequal relationship between the colony India, now India को बोला गया क्या, colony, and ruling country कौन सी थी हमारी, ब्रिटेन, जिसको द ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं आज के टाइम पे, द ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे पहले उसको, राइट। रिजल्टेड इन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। तो इसकी वजह से एक्चुअल में क्या हुआ, इंडिया अंडर डेवलप्ड हो गया। पहले जो क्या था एक टाइम पे प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो बोल रहे हैं उस टाइम पे एक्चुअल में लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम थी। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम जीडीपी बोलते हैं। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हम करेंगे। नेशनल इनकम बेसिकली हम अभी के लिए बोल सकते हैं जीडीपी, वैसे तो एनएनपी एफसी होता है, राइट, बट स्टिल नेशनल इनकम बेसिकली क्या बोलते हैं, पूरी कंट्री की एक साल की जो इनकम है ना वो क्या थी, बहुत कम थी। तो उस टाइम पे एक्चुअल में इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्स नहीं थे, बहुत सारी इनकम नहीं थी, बहुत सारा सेलिंग नहीं थी, ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम बहुत कम थी। सेकेंडली पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम एवरेज इनकम भी बोल देते हैं, कई बार एग्जाम्स में एवरेज इनकम लिख के आ जाता है। तो उस टाइम पे एवरेज इनकम भी क्या थी हमारी, बहुत कम थी। बट ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम कम थी, पॉपुलेशन ज्यादा भी हो तो भी एक्चुअल में आपकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या आपका, टोटल इनकम, दैट इज योर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। 10th ग्रेड की इकोनॉमिक्स में भी हमने सेम कंसेप्ट कर रखा है, राइट। चलो पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली एक कंट्री कितना ग्रो कर रही है वो सारी चीजें हमें नेशनल इनकम से भी पता चल सकती हैं, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर कोई सिंसियर अटेम्प्ट वाज नॉट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है उनको अपना इंटरेस्ट कहां पे था, यूएस की इकोनॉमी में। वो इंडिया की नेशनल इनकम क्यों निकालेंगे या पर कैपिटा इनकम क्यों निकालेंगे, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ब्रिटिशर्स ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा ताकि हम एक्चुअल में इंडिया की नेशनल इनकम को निकालने का, राइट। सम इंडिविजुअल, कुछ जो एक्चुअल में कुछ लोग थे उन्होंने ट्राई करा, लाइक दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिग्बी, फिनले सिरस, VKRV राव, RC देसाई। बट इन सारे लोगों ने क्या करा, ये 5 नाम याद करने हैं, इन सारे लोगों ने एस्टिमेट दिया कि हमारी नेशनल इनकम कितनी हो सकती है या पर कैपिटा इनकम कितनी होगी। बेसिकली एक हाइपोथेटिकल गेस किया, राइट, जिसमें से सबसे कंसिस्टेंट गेस डॉक्टर राव जी का माना गया। तो ये याद रखना, एस्टिमेट ऑफ डॉक्टर राव द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कॉन्सिडरेबली सिग्निफिकेंट। तो इंपॉर्टेंट उस टाइम पे माना कौन सा गया, डॉक्टर राव की स्टडी को। जो इन्होंने एस्टिमेट दिया आउट ऑफ ऑल दीज 5 वो हमने क्या करे, अडॉप्ट करे उस टाइम के हिसाब से, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टडीज वर रिवील्ड दैट द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ईयर ऑन ईयर 2% की ग्रोथ से भी कम था, लेस देन 2%। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम हमारा 2% से भी कम था, तो ये चीज याद रखना। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कितना था, 0.5%। इट इज जस्ट लाइक इस साल आपको 100 रुपीज कमा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप 100 रुपीज 50 पैसा कमा रहे हो। तो इतनी ही ग्रोथ थी एक्चुअल में इंडिया की उस टाइम पे नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम की। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़े से याद करना, राइट। सेकंड अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। तो उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो इतना अच्छा नहीं था एज वी आर कंसिडरिंग इट टू बी। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल वाज ओवरवेलमिंग रूरल। तो बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर था वो क्या था, रूरल था।
एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर, बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की नहीं थी। बहुत सारे रीजन थे, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी थी नहीं थी हमारे पास, HYV सीड्स की बात करें वो भी हमारे पास में नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, फाइनेंस भी नहीं थे, लोन फैसिलिटी भी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से एक्चुअल में हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। सेकेंडली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेजेस, क्या बोल रहे हैं उस टाइम पे, मतलब उनके आने से पहले भी हमारी 85% ऑफ द पीपल या फिर टोटल ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, विलेजेस के अंदर, बेसिकली रूरल एरिया के अंदर, एंड डेराइव्ड देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो डिपेंडेंट थे ओनली किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। बेसिकली जितने लोग विलेजेस में रहते थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। Even with the large proportion of the population engaged in the agriculture, the country was not able to self-sufficient in food and raw material for the industry. क्या बोल रहे हैं, 85% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, विलेज में, और वो सारी पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। स्टिल हमारा जो प्रोडक्शन था वो इतना नहीं था कि हमें जितनी जरूरत है पहले तो हम उसको पूरा कर पाए, और जितनी हमारी इंडस्ट्रीज को एक्चुअल में जरूरत है वो हम क्या कर पाए, पूरी कर पाए, उतना भी हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन उस टाइम पे नहीं था। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर रीजन की बात करो तो मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है, सुस्त बोलते हैं बेसिकली। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकी हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा बेसिकली स्टैग्नेंट था, बेसिकली ग्रोथ का ना होना इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैग्नेशन। तो ग्रोथ नहीं थी, तो पहली चीज सबसे पहले क्यों, क्योंकि लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया गया, जिसके बहुत सारे नाम है, इसी को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। लैंड टेन्योर सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो याद रखना 3-4 नाम है इसके, तो इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैग्नेशन के पीछे हमारा था जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, देखो कॉलोनियल रूल के अंदर जमींदारी सिस्टम के अंदर एक्चुअल में क्या होता था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हायर कर लिया जमींदार। अब जमींदार कौन होगा, वो आप जैसे ही कोई लोग होंगे, बेसिकली सरपंच हो गया या कोई भी गांव का मुखिया हो गया, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने बना दिया जमींदार। जमींदार का काम क्या है, आपसे टैक्स कलेक्शन का, टैक्स को यहाँ पे बोलेंगे लगान, वो आपसे क्या करेगा, लगान कलेक्ट करेगा। वो लगान बेसिकली क्या है, टैक्स हो गया, जो एक्चुअल में फार्मर्स को पे करना है, वो एक्चुअल में जाएगा किसकी, ब्रिटिशर्स की पॉकेट में। उसके ऊपर एक्चुअल में जमींदार को कुछ कमीशन मिल जाता है, राइट। तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। Under this system, profits accruing from the agriculture sector went to the जमींदार in the form of लगान। बेसिकली जो टैक्स कलेक्ट करते थे जमींदार, वो सारा क्या होता था, आपका लगान होता था, वो कलेक्ट करते थे किससे, फार्मर से। मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू कलेक्ट द लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। अब अगर मान लो कल्टीवेशन हुआ या नहीं हुआ, बेसिकली प्रोडक्शन हुई है चाहे प्रोडक्शन नहीं हुई, तो भी आपको लगान पे करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल इस साल आपकी फसल खराब होगी एंड यू आर सेइंग कि इस बार हम लगान नहीं पे करते, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको लगान पे करना पड़ेगा, राइट। द डेट्स ऑफ द डिपॉजिटिंग अ स्पेसिफिक सम ऑफ लगान, दैट मींस टैक्स कलेक्शन की जो डेट होती थी वो क्या होती थी, ऑलरेडी फिक्स होती थी, और वो कौन फिक्स करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स करती थी, राइट। फेलिंग टू विच जमींदार विल लूज देयर राइट। अब एक्चुअल में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेट दे दी जमींदार को कि इस डेट को, फॉर एग्जांपल 1st ऑफ एवरी मंथ हम आपसे लगान वसूल करेंगे। अगर जमींदार फेल हो गया टैक्स कलेक्ट करने में ऑन द फर्स्ट डेट, तो एक्चुअल में जमींदार को क्या कर देते थे, हटा देते थे और नए जमींदार को हायर कर लेंगे। तो बट ऑब्वियस बात है, जमींदार भी मजबूर था और जमींदार को एक्चुअल में क्या करना पड़ा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ा फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये सारा सिस्टम था आपका क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे नाम है, एक एक करके इनको देख लेना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या, जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इसी का ही नाम है। लेके कौन आया था इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में आ सकता है। लेके आने वाला कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑब्वियसली जिसकी रिकमेंडेशन पे ये आया। ईयर की बात करें तो कब आया था ये, 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आया, 1793 में। द बेसिक एम वाज स्टार्टिंग टू इंक्रीज द रेवेन्यू फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट थी उसको पैसे की जरूरत है, राइट। अब वो पैसा एक्चुअल में कहां जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। तो वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा कहां से, जमींदार के थ्रू। तो देश को बोला गया हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट। तो इसको लैंड टेन्योर सिस्टम भी बोला गया, ये चौथा नाम आ गया इसका। फोर्थ, जमींदार मेयरली कलेक्टेड द रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टेलर्स ऑफ द
सोइल, जो उसको बो रहा है, जो बेसिकली किसान है, जो किसान क्या कर रहा है, बेसिकली फार्मिंग कर रहा है, उससे ये क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। अंडर दिस सिस्टम जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड। अब जमींदार को क्या बोला गया, आप ओनर हो और आप लगान को इन द फॉर्म ऑफ रेंट कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द फार्मर्स, वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट, रेंट को क्या बोला गया, लगान फ्रॉम द फार्मर्स। दस जमींदारी सिस्टम वाज वर टू फंक्शन द इंटरमीडियरीज बिटवीन द कल्टिवेटर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार का मेन काम क्या था, लिंक की तरह काम करता था। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए था, अब डायरेक्टली अगर ब्रिटिशर्स आके टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली नो वन वुड पे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बीच में क्या लेके आए, जमींदार को, जिसने एज अ लिंक काम किया, वो क्या करता था, लगान कलेक्ट कर लेता था फ्रॉम द फार्मर्स और वो लगान डिपॉजिट करवा देता था ब्रिटिशर्स को, बदले में ब्रिटिशर्स उसको क्या कर देते थे, कमीशन पे कर देते थे, राइट। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन एज जमींदार वर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेंट दे वांट टू, दैट मींस कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, जितना मर्जी लगान जमींदार चाहता था वो कलेक्ट कर सकता था फ्रॉम द फार्मर्स, कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। जमींदार इम्पोज एक्सोब्रिएंट lagan at the rate of lagan were so high that the farmers were not left with the enough food grain to feed for themselves। तो बहुत सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ लगान जमींदार ने कलेक्ट किया, बट ऑब्वियसली बात है जमींदार जितना ज्यादा पैसा कलेक्ट करेगा उसकी कमीशन उतनी ज्यादा। तो इंडीड अगर प्रोडक्शन है चाहे प्रोडक्शन नहीं है, जमींदार क्या करते थे, ट्राई करते थे ज्यादा से ज्यादा लगान को कलेक्ट करने। This made the farmers economically and physically weak। तो obviously economically मतलब in terms of money and physically obviously via putting so much of the efforts, उसकी वजह से एक्चुअल में क्या हो गया, हमारे जो किसान थे वो सारे वीक हो गए। जमींदार नॉट ओनली कलेक्टेड द वर इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नथिंग टू द इम्प्रूव द कंडीशन फॉर द एग्रीकल्चर। तो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर स्टेगनेंट इसीलिए भी था क्योंकि जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदार ने एक्चुअल में एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी, रादर देन ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करा और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे किया टू द ब्रिटिशर्स, राइट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो बोलते हैं स्टेगनेट क्यों था एग्रीकल्चर उस टाइम पे, एक्चुअल में हमारे पास इतना एग्रीकल्चर आउटपुट भी नहीं था कि एक्चुअल में हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर ले, तो ट्रेड करना या सेल परचेज करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप था फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो उस टाइम पे एक्चुअल में हमारे पास में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था ऑब्वियसली। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या बोल रहे हैं, फार्मर्स को ज्यादा पैसा दिया गया क्या करने के लिए, कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट आता है कैश क्रॉप होती क्या। कैश क्रॉप मतलब कोई भी ऐसी क्रॉप जिसकी डिमांड क्या हो, हाई हो। अब डिमांड हाई किसकी होगी, जो एक्चुअल में जिसकी नीड होगी। अब नीड कौन सी क्रॉप की होगी, जो डिपेंड करता है जिसको हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो एनी क्रॉप दैट इज इजी कन्वर्टेबल टू कैश, इसको हम बोलते हैं क्या, कैश क्रॉप। एंड ऑब्वियसली बात है जो आपकी इजी कन्वर्टेबिलिटी टू कैश होगी आप वही ग्रो करेंगे, फार्मर भी तो वही ग्रो करेंगे। जैसे अगर हम बात करें वीट और राइस की, अभी के बारे में बात करते हैं, वीट और राइस वेरी इजी टू कन्वर्टेबल है, नेसेसिटी है, तो उसको भी हम कैश क्रॉप अभी के टाइम से बोल सकते हैं, उस टाइम पे कैश क्रॉप। अब उस टाइम पे कैश क्रॉप थी आपकी कॉटन एंड जूट, बट ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन आप पढ़ के आए हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने पढ़ लिया, उसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। कॉटन और जूट उस टाइम पे क्या थी, आपकी कैश क्रॉप थी। रीजन बीइंग वही मसलिन प्रोड्यूस करते थे, उससे मसलिन से आपका मलमल का कपड़ा बनता था। ये सारा रॉ मटेरियल आपको क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था टू द ब्रिटिशर्स। दैट इज द रीजन आपको ये कैश क्रॉप प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, क्योंकि इनकी हाईली डिमांड थी। तो कॉटन और जूट वाज द कैश क्रॉप एट दैट टाइम। हाउएवर इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, सही नहीं हुई। बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप, हमें एक्चुअल में क्या करना था, हमारे एग्रीकल्चर के लिए फूड क्रॉप प्रोड्यूस करनी थी। रीजन भी ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रीज को जरूरत है किसकी, फूड क्रॉप की। कैश क्रॉप को तो हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो इसका हमें जरूरत नहीं थी एज सच, बट हाँ फॉर द एक्सपोर्ट हमें जरूरत थी, पैसा तो कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज को तो फूड क्रॉप की जरूरत थी। एंड ऑब्वियसली इंडिया को भी उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए फूड क्रॉप्स की जरूरत थी, जो एक्चुअल में किसी ने उगाई नहीं। तो they were producing the cash crop which were to be utilized or used by the Britishers for the industry। फिर एक्चुअल में उन्होंने क्या करा, वो यूज हुई किसके बाद, ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन
why Indian economy was at stagnant in the agriculture. Thus, British rule converted shift from crops from food crop to कैश क्रॉप. तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कई बार कि ब्रिटिशर्स ने कौन सी क्रॉप को कौन सी क्रॉप में शिफ्ट करवा दिया. बेसिकली पहले हम फूड क्रॉप को उगाते थे, राइट. जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि कैश क्रॉप लेके आएंगे, तो कैश क्रॉप से एक्चुअल में क्या होगा, इजी कन्वर्टिबिलिटी हो जाएगी, आपको पैसा ज्यादा देंगे बेसिकली. तो लोगों ने क्या करा, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी. उसकी वजह से एक्चुअल में फूड क्रॉप प्रोडक्शन कम हो गई, राइट. तो उसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर डाउनफॉल हो गया. इसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन. तो बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन की वजह से एक्चुअल में फेमाइन का खतरा बढ़ गया. पढ़ते हैं एक बार. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कमर्शियलाइज्ड टू कैटर द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री फॉर द नेसेसिटी ऑफ रॉ मटेरियल. भाई सिल्क और जूट की बात करते हैं, जूट और कॉटन दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिसको हमने कैश क्रॉप बोला, वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज were always in the need of raw material of cotton, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factory running. Because उनको एक्चुअल में किस चीज की टेंशन थी, उनको अपनी इंडस्ट्रीज एक्चुअल में एस्टेब्लिश करनी थी. दैट इज द रीजन उन्होंने कैश क्रॉप इंडिया से एक्चुअल में परचेज करना स्टार्ट किया बाय ऑफरिंग हाई प्राइसेस. अब उन्होंने कैश क्रॉप के बदले में ज्यादा पैसा देना स्टार्ट कर दिया. They attracted Indian peasants to produce more of the commercial crops rather than फूड क्रॉप. तो उन्होंने खुद भी बोला व्हेन वी आर पेइंग यू एक्स्ट्रा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे आप वही काम करेंगे. तो वहां पे भी एक्चुअल में फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द कैश क्रॉप. मोरओवर इंडिया वाज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश रूलर टू एक्सपोर्ट द फूड ग्रेन. अब एक्चुअल में पहले तो हम फूड ग्रेन उगाई बहुत कम रहे थे, फिर जो हम उगा रहे थे वो भी हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा टू द ब्रिटिशर्स विच वर इन द शॉर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ब्रिटेन. क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो ब्रिटिशर्स के वहां पे कोई भी फूड ग्रेन की शॉर्टेज पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं राइस की शॉर्टेज होगी ब्रिटेन के अंदर, तो इवन दो वो फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप नहीं है, वो भी आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी टू द ब्रिटेन. रीजन बीइंग क्योंकि ब्रिटेन हमारी क्या है, रूरल कंट्री है. रूरल कंट्री ने अगर कोई भी रूल्स बनाए, हम तो वैसे कॉलोनी है, तो हमें वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, दोज वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. कैश क्रॉप सारी ब्रिटिशर्स लेके चले गए, फूड क्रॉप में जो जरूरत है ब्रिटिशर्स को वो ब्रिटिशर्स लेके चले गए. तो एक्चुअल में इंडिया वाज लेफ्ट विद नथिंग, राइट. आगे बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक द पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द शॉप्स इन द टाउन्स. सेकंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन द इंडिया. बट ऑब्वियसली बात है, हमारा जो प्रोड्यूस था वो हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द इंडियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से एक्चुअल में इंडिया को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा. और यहाँ पे भी क्या होगी, शॉर्टेज होगी ऑफ फूड ग्रेन. दिस फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज. तो उसमें ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि फेमाइन्स होती रहती थी, बेसिकली भूखा पड़ना या फिर ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना. तो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे क्या थी, बहुत सारा फ्रीक्वेंट थी, तो वो आती रहती थी. रीजन बीइंग क्योंकि अगर आपके पास में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वन डे यू विल सफर. फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी ग्रो कर रखा है, फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया और वो सारा कुछ सूख गया, इस बार की प्रोडक्शन नहीं हुई, तो यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा वन टू कीप विद यू, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी को उस टाइम पे सफर करना पड़ा, राइट. थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो कह रहे हैं जितना एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते थे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम थी. इवन दो बहुत सारे लोग, मतलब 66.67% लोग एक्चुअल में एग्रीकल्चर में क्या थे, एंगेज थे, स्टिल हमारा जो प्रोडक्शन था वो कम था. अब उसके पीछे के रीजन देखो क्या था. सबसे पहले लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. इंडिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी. अब इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब अगर बात करें तो ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, राइट. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, हर जगह पे ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं था. तो ये छोटी मोटी चीजें थी जो उस टाइम पे, इवन आज के टाइम पे भी अवेलेबल नहीं है. तो इसकी वजह से एक्चुअल में जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी. एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स भी, आज भी इवन हम मोर देन 70% ऑफ द फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उस टाइम पे फर्टिलाइजर नहीं थे, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी क्या थी, वेरी लो. द कल्टिवेटर हैड नीदर मीन्स और नोर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर. ना तो बहुत ज्यादा लोन दे रहे थे,
टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ना कोई सपोर्ट प्रोवाइडेड था बाय गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो उनको एक्चुअल में कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो टू प्रोड्यूस मोर. The zamindar had no roots in the villages, while the British rule spent a little on agriculture, on the technical and the mass education. अगर हम बात करते हैं पढ़ाने के लिए, obviously agriculture की भी अपनी स्टडी होती है, and obviously with the help of that आप क्या कर सकते थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो. लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जमींदार वर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द लगान ओनली, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन हमारा प्रोडक्शन क्या था, बहुत कम था. All of this made difficult to introduce the modern technology which cause a perpetually low level of productivity. इन सारे रीजन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या था, बहुत कम था इन द एग्रीकल्चर. फोर्थ पॉइंट, scarcity of investment, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं था इन द एग्रीकल्चर बाय एनी ऑफ द पार्टी. क्या बोलते हैं, इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग द scarcity of investment in terracing the flood control. हमारे पास में फ्लड कंट्रोल के लिए कोई भी सिस्टम नहीं था. ड्रेनेज कंट्रोल, अगर मान लो फ्लड ज्यादा आ गया तो ऑब्वियसली ड्रेनेज के लिए कोई पाइपलाइन वगैरह वाला सिस्टम भी हमारे पास में नहीं था. एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस विल कम विद द कॉस्ट. पैसा चाहिए हर चीज के लिए, पैसा ही नहीं था. ऑल्दो some farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop, a large section of tenants, small farmers and sharecropper neither had their resources and technology nor had incentive to invest in the agriculture. क्या बोलते हैं, उस टाइम पे ट्रैक्टर्स वर आल्सो लिमिटेड. अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, ट्रैक्टर्स भी नहीं थे. उस टाइम पे हम हल से काम चलाते थे, इफ यू नो. तो हल होते थे एक्चुअल में जिससे हम क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे. दैट इज एक्चुअली टेकिंग वे मोर टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप. अब सेकंड पॉइंट आता है शेयर क्रॉपिंग. शेयर क्रॉपिंग क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच लैंड ओनर मतलब जो एक्चुअल में उस लैंड का ओनर है, अलाउ करेगा टीनेंट को. टीनेंट कौन हो गया, किसी भी पर्सन को जिसको वो रेंट पे लैंड दे देगा. बेसिकली रेंटिंग सिस्टम हो गया. बेसिकली जमीन आपकी है, बेसिकली बोलते हैं ना ठेके पे दे देना, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट ओनली. उस टाइम पे लैंडलॉर्ड ने एक्चुअल में टीनेंट को अपनी क्या कर दी, लैंड दे दी. ऑब्वियसली बात है, इफ आई एम हैविंग 100 लैंड, यार्ड ऑफ लैंड, ऑब्वियसली मैं सारी की सारी लैंड खुद से करूं या ना करूं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. तो एक्चुअल में हमने क्या करा, उसको रेंट आउट कर दिया टू द टीनेंट टू यूज द लैंड in return for a share of crop produced by the proportion of the land. बेसिकली मैंने क्या किया, अपनी लैंड का हिस्सा दे दिया किसी भी टीनेंट को ऑन द रेंट. अब उससे रेंट के बदले में पैसे की जगह मैं क्या करूंगा, जो भी क्रॉप वो उगा रहा है उस क्रॉप का एक हिस्सा ले लूंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर क्रॉपिंग. इसमें क्या करा, वट एवर क्रॉप दैट इज प्रोड्यूस्ड उसका एक मैंने शेयर ले लिया, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो और बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो. उनको एक लैंड मिल गई जिसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन. कुछ पार्ट उन्होंने हमें दे दिया, बाकी का पार्ट वो बेच के एक्चुअल में नेक्स्ट टाइम के लिए क्रॉपिंग और अपना पैसे कमा सकते हैं. राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक अलग से पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन. पार्टीशन की बात करते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब भारत आजाद हुआ, इवन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑल्सो, जब हमारा बाइफर्केशन हुआ तो उससे इंडिया को सेटबैक लगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ. क्यों, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री, हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान. ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान किसका हिस्सा लेके गया था, पंजाब का. ग्रेट पंजाब बोल दो या ग्रेट पंजाब, द ऑल पंजाब. पंजाब का हिस्सा कौन लेके गया, पाकिस्तान. तो बट ऑब्वियसली बात है, जो हिस्सा एक्चुअल में आपने देखा इंडस वैली हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद का हिस्सा, वो एक्चुअल में क्या था, हाईली इरिगेटिव था. उससे बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे. वो सारा हिस्सा हमारा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया. तो इसकी वजह से भी एक्चुअल में इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ. ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जितना भी हमारा एरिया था जहां पे हमारी जूट की प्रोडक्शन होती थी, बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं. राइट, वो चला गया जूट प्रोड्यूसिंग. इंडिया जूट प्रोड्यूसिंग गुड इंडस्ट्री विच हैड टू एंजॉय द वर्ल्ड मोनोपोली सो फार सफर्ड हेवीली ड्यू टू द रॉ मटेरियल. क्योंकि अब वो हिस्सा कहां पे हो गया हमारा, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश. राइट.